मैंने कुछ टॉपिक बोले थे पढ़ने के लिए, कौन कौन से वो टॉपिक थे? सर जेड यस स्कोर सर। था। कौन से? जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन और सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हाँ, नॉर्मलाइजेशन बोला था। और जेड स्कोर नॉर्मल नहीं, नॉर्मलाइजेशन में ही मिन मैक्स और जेड स्कोर दोनों आते हैं, हाँ, तो वो जेड ये स्कोर भी दोनों ऑलरेडी हो जाएगा। और एक सेंट्रल लिमिट नॉर्मलाइजेशन थ्योरम। बोला था मैंने, और एक बोला था सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना है, ये बोला था हाँ मैंने। हाँ। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन से शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़ के आए हो आप वैसे? हाँ सर। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन पिछली बार हो गया था, सब कुछ समझ में आ गया था ना स्टैट्स क्या का था? एक स्टैट्स का एक प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जितना भी टॉपिक है ना सब एक दूसरे से बहुत सिमिलर लगता है। हाँ हाँ, तो ये सिमिलर थोड़ा सा है वो पर, हाँ हाँ सिमिलर है पर जैसे थोड़ा थोड़ा अलग है, पर थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन हमने करा था, नॉर्मलाइजेशन करते हैं हम, नॉर्मलाइजेशन थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मलाइजेशन इज अ डेटा प्री प्रोसेसिंग जैसे टेक्निक। सर वो जेड स्कोर का जो डेफिनेशन है, मीनिंग जो है वो हम्म। बहुत ज्यादा सिमिलर है स्टैंडर्डाइजेशन से। यस हाँ सर, करेक्ट मैं इसलिए करेक्ट। कंफ्यूज हो रही थी हाँ हाँ, वो सेम है ऑलमोस्ट करेक्ट। क्योंकि दोनों में जेड स्कोर, डिफरेंस बता रहे हैं। जेड स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, करेक्ट। ठीक है, उस पे आएंगे, जेड स्कोर इसमें भी है। Normalization is a data processing technique used to in data analysis machine learning to scale numerical feature to a standard range. This process helps to ensure that all features contribute equally to the analysis or model training process. Avoid issue where features with larger range disproportionately influence the model. तो बेसिकली सेम सा काम इसका भी वही है, नॉर्मलाइज करना डेटा को। ठीक है, और पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि आपकी वैल्यू जो होती है नेगेटिव नहीं जाती है, बस ये है। आपके स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन में आपकी जाती है -1 से 1, राइट? उसमें -1 से 1 जाती हैं, ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन में होता है। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है? 0 से 1। 0 से 1। हाँ, मतलब सारा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, एक तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के अंदर दो चीज होती है, एक मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, एक जेड स्कोर, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले मिन मैक्स पढ़ते हैं, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीस्केलिंग। दिस मेथड स्केल द डेटा टू फिक्स रेंज, 0 से लेके 1 तक। आपका डेटा जो है, जो आपको आंसर मिलेगा 0 से 1 के बीच में मिलेगा। फॉर्मूला ये है, ओरिजिनल डेटा सेट माइनस एक्स मिनिमम। एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम क्या होते हैं? तो फॉर एग्जांपल एक डेटा सेट है स्कोर का जिसमें 50 60 मान लो कि ये 70 डेटा है, 100। ये हाँ डेटा है, हाँ, इसमें मिन हाँ। एक्स मिन क्या होगा, एक्स मैक्स क्या होगा? ये वाला 2 हो जाएगा वैल्यू, और माइनस सबसे मिनिमम हो जाएगा 2 और मैक्सिमम हो जाएगा 30। ठीक है, ये आपका मिनिमम हो गया और 30 हो गया आपका मैक्सिमम, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया, इसके हिसाब से चलेंगे। तो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी 0 और 1 के बीच में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स आपका ओरिजिनल डेटा है, एक्स मिनिमम मिनिमम वैल्यू है आपके आपके कॉलम की, और एक्स मैक्सिमम आपका मैक्सिमम है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द डेटा डज नॉट कंटेन आउटलायर। देखो, आउटलायर के केस में मत लगा देना ये, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। आउटलायर क्या था, क्या होते हैं पता है ना? हाँ सर, जो मीन से बहुत फार डिस्टेंस में है बहुत ही जो फार वैल्यू। होते हैं, हाँ राइट राइट। मतलब जो फार, बेसिकली इसको पता करने के लिए कि आउटलायर है नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, कैसे पता करें? सर जेड स्कोर से हो सकता है क्या? जेड स्कोर तो, हाँ जेड स्कोर तो एक तरीके से कैलकुलेट करके पता लगोगे, विजुअली कैसे पता करें हम?
सर आउटलायर के बारे में। हिस्टोग्राफ। डेटा सेट में बहुत बड़ा नंबर होगा ना, जो दूसरे हम्म। से बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाँ। मेरा पूरा जो मीन है, एवरेज है, वो बीच में, मतलब हम्म। फॉर एग्जाम्पल 50 मेरा मीन है, और वहाँ हम्म। डेटा सेट में मेरे पास जो है वो 1000 में दिख रहा है एक इसके पर्टिकुलर। इसके लिए इसके लिए एक ग्राफ भी है। पुण्यो कुछ बोल रही थी, बोलो। सर हिस्टोग्राफ में। मतलब आसपास हो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। हिस्टोग्राम तो हिस्टोग्राम इसके लिए नहीं होता है। हिस्टोग्राम तो होता है फ्रीक्वेंसी सर के लिए होता स्कैटर है। प्लॉट। नहीं नहीं, थोड़ा सा और घूमो, थोड़ा और। सर सीबोन। सीबोन तो पूरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी, उसके अंदर कौन सा पर्टिकुलर आउटलायर के लिए सबसे बेस्ट ग्राफ कौन सा पता कराने के लिए? सर जिसमें क्वार्टाइल होता है वो वाला ना, हाँ करेक्ट। बॉक्स जिसमें आपके प्लॉट। ऐसे बॉक्स प्लॉट बनती है, वो वाली कह रहा हूँ मैं। उसमें ऐसे आउटलायर बनते हैं ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े। हाँ स्टॉप में, हाँ। हाँ। तो इसको बॉक्स प्लॉट कहते हैं। तो बॉक्स प्लॉट करके आप पता कर सकते हो, ठीक है, आउटलायर्स हैं नहीं है, नहीं है तो यूज कर लेना ये वाला। इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम लोग। ये रहा प्रैक्टिकल। तो इंपोर्ट numpy इन फ्रॉम sklearn प्री प्रोसेसिंग min max स्केलर को इंपोर्ट करो। आपका जो डेटा है, ये तो चलो डमी डेटा है, पर आप अपने रियल डेटा सेट को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मिन मैक्स स्केलर बनाओ ऐसे। ठीक है, इंस्टेंशिएट करो। उसके बाद इनिशलाइज करके, हाँ उसके बाद अपना डेटा इसमें डालो। तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके आ जाएगा, देखो। 02867 ऐसा था, और कन्वर्ट होके देखो कैसे आ गया, सारी नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें। मैं आपको विजुअली एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, रुको। वैसे रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये आउटपुट मेरा आ रहा है वो यही यही आएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, इसको ही प्लॉट करूंगा बार ग्राफ में, और इसको ही प्लॉट करूंगा बार ग्राफ में। ठीक है, ये देखो। मैंने एक्स तो सेम रखा, 1 2 3 4 5। और वाई मैंने यहाँ पे रखा 2 0 2 6 0 2 8 6 7। ठीक है, ये मेरा वाई रहा। तो इसका मैंने बार ग्राफ बनाया, ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ब्लू वाला। ये मेरा एक्स ही हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो हाइट होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी, 0 2 8 6 7। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी? सर 7। 8 नहीं, 8 नहीं दिख रहा? तो 8 के लिए देखो, इतना बड़ा दिख रहा है आपको, ये 8 वाला बार है, इतना बड़ा। सर ऊपर 0 2 8, देखो 0 2 8 6 और 7। ठीक है, ये ब्लू वाला है। और मैंने ये कन्वर्ट करने वाले ये जो नंबर छोटे छोटे, इसको भी मैंने प्लॉट किया है, तो दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के? दिख रहे हैं ऑरेंज वाले? यस सर। तो यही वाले नंबर हैं। तो मेरे को बताओ, जीरो, ये देखो, 0 20 0.25 1.75 875। देखो, यहाँ जीरो, और ऐसे करके देखो ये भी बन रहा है। अगर आप देखोगे नीले वाले और ऑरेंज वाले में बस हाइट का डिफरेंस है, बाकी प्रोपोर्शन तो सेम है, राइट? अभी भी इन ऑरेंज वालों में ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, ये वाला। और ब्लू वाले में भी ये वाला सबसे बड़ा था, राइट? तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, बस इसका इंटेंसिटी थोड़ी छोटी कर देता है, बाकी आपस में रेशो सेम ही रहते हैं। जो बड़ा भाई है अभी भी बड़ा ही रहेगा, जो छोटा भाई है अभी भी छोटा ही रहेगा। ठीक है, बस एक तरीके से बोल लो कि 50 साल बाद वो लोग ऐसे दिखेंगे, जिसने जो ब्लू वाला है। पर जब जो छोटे थे तो ऐसे दिख रहे थे। ठीक है। सर इसमें फिर क्या कोरिलेशन है क्या? नहीं नहीं, कोरिलेशन नहीं है। देखो क्या होता है ना कि जो हमारे मशीन लर्निंग होती है ना, उसमें क्या कहते हैं कि ऐसा बड़ा बड़ा डेटा नहीं डालना, ये होता है। ठीक है,
मतलब ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं डालनी, जैसे 100 200 300 1000, ऐसी 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 वैल्यू नहीं चाहिए होती है हमारे मशीन लर्निंग में, ये बोल रहा हूँ मैं। उसको आपको छोटा करना पड़ता है वैल्यूज, ठीक है, ये बोल रहा हूँ, वैल्यू छोटी करनी पड़ती है। तो आपकी जो मशीन लर्निंग मॉडल के लिए आसानी होती है, अगर अगर मैं आपको भी बड़े बड़े नंबर अगर दूं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो आपको भी मुश्किल हो जाएगी, राइट, प्लस माइनस करने में। पर अगर मैं छोटे छोटे वैल्यूज दूंगा आपको तो आसानी होगी, राइट। सेम टू सेम मशीन लर्निंग में भी ऐसा होता है। इतने बड़े बड़े वैल्यूज आप दोगे तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए हम उसको छोटे में कर देते हैं, ठीक है। हालांकि अभी भी ये वाला बहुत मेजर है, अभी बड़ा है। और पूर्णिमा आप बताओ मेरे को 1 2 3 के हिसाब से ब्लू वाले में बताओ सबसे छोटा कौन सा है, ब्लू वाले में पहले ये बताओ। सर 2। कौन सा? 2। देखो ये है ब्लू वाले, 02867, ये है 08, सॉरी 02867। आप बताओ। सर 1 वाला। 1 वाला? हम्म। अच्छा ये वाला, ठीक है, 0, हाँ ठीक है, आगे। फिर सर 2 वाला। 02 वाला, ठीक है, उसके बाद? फिर 4। अच्छा हाँ सही है, बिल्कुल सही, ये 6 था, ठीक है। फिर 5। ये 7 था, और फिर ये 8, राइट। यस सर। ठीक है, और इस छोटे वाले में बताओ। सर फिर से 0। ठीक है, 1 मिनट में लिख देता हूँ, ये क्या नंबर था? चलो 0, हाँ। फिर सर 2। तो ये वाला 0.25 है ये, हाँ ठीक है। फिर सर 4। मैं नंबर दे, फिर 1, हाँ फिर कौन सा 1 वाला बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो? 4। और ये वाला, ठीक है, 0.75, ठीक है। फिर सर 5। 5, और फिर ये वाला, राइट। यस तो सर। ऑर्डर सेम है ना, दिख रहा है ना? यस सर। अभी भी ये छोटा था, छोटा ही है, छोटे होने के बाद भी वो ऑरेंज बनने के बाद भी छोटा ही है, राइट। ठीक है, बस उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, समझ रहे हो ना मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ, रेशो कम हो गया बस उसका, ठीक है। इन सब की इंटेंसिटी कम हो गई है, बाकी रेशो बराबर ही है। बड़ा वाला अभी बड़ा ही है छोटे होने के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। मैंने क्या बोला बताओ? सर इसमें बस इनका रेशियो कम हो जाएगा, बस डिफरेंस उतना ही रहेगा। करेक्ट, डिफरेंस उतना ही रहेगा, राइट। देखो यार, जैसे पूर्णिमा मान लो तुम्हारी एक सिस्टर है, ठीक है, तुम, चलो ठीक है, तुम मान लो तुम 25 के हो, तुम्हारी सिस्टर है 30 की। 50 साल भी, 50 साल बाद भी तो तुम लोग 5 साल का डिफरेंस रहेगा ना, 50 साल बाद भी। यस सर। हाँ वही वही चीज इसमें है। छोट बड़े पे भी वही था, और उसमें जब इंटेंसिटी कम कर दिया अभी भी उसमें वही डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस सेम रहेगा। तो यही वाली बात है। तो बेसिकली नंबर को छोटे करने के लिए काम आता है मिन मैक्स। और दूसरी स्ट्रेटेजी है इसके अंदर हमारा जेड स्कोर, ठीक है। अमित, बहुत दिनों बाद आए हो। एग्जाम हाँ। खत्म? हाँ खत्म। आज खत्म? कौन से नहीं, एग्जाम चल रहे थे? परसों। ग्रेजुएशन सेकंड पार्ट का। सेकेंड ईयर? हाँ, सेकंड ईयर का। ओके, ठीक है, जेड स्कोर पढ़ते हैं। जेड स्कोर, व्हाट इज जेड स्कोर? नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये भी लगभग सेम है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ही है एक तरीके से, ठीक है, पर इसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज मत होना। आप नॉर्मलाइजेशन का बस मिन मैक्स याद रखो, ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन का जेड स्कोर याद रखो, ठीक है। दिस मेथड स्केल द डेटा बेस्ड ऑन द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस फॉर्मूला ये है, डेटा, ओरिजिनल डेटा माइनस उसका मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू म्यू हो गई मीन,
और रो हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये सेम टू सेम हम कर चुके हैं, राइट? यस और नो? इस दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द डेटा कंटेन्स आउटलायर्स। वाओ, वेरी नाइस। अगर आपका डेटा में आउटलायर नहीं है तो कौन सा यूज करना है? ग्रेड स्कोर, नो अ, सॉरी, कंटेन्स उल्टा बोल दिया। आउटलायर, हाँ हाँ सॉरी। जब आपके डेटा में आउटलायर नहीं है तब आपको मिन मैक्स यूज करना है। ठीक है। हम्म। जब आपके डेटा में आउटलायर है, ठीक है, तो आपको यूज करना है जेड स्कोर्स और स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, प्लीज याद रखना ये चीज, क्योंकि फिर आगे चल के दिक्कत जाएगी ना कि अब यहाँ नॉर्मलाइजेशन यूज करें या स्टैंडर्डाइजेशन यूज करें। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज को छोटा करते हैं, पर आपको डिसाइड करना है डेटा के अकॉर्डिंग कि कौन सा यूज करना चाहिए। पर मेरे को जहां तक लगता है आप लोगों को मैंने डेटा क्लीनिंग सिखाई है, राइट? तो नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप आउटलायर वाला डेटा यूज कर रहे हो, राइट? उससे पहले ही आपको क्लीन कर देना है डेटा। ठीक है, जब आपको डेटा मिले तो पहले क्लीन करना है आपको। ठीक है। ठीक है, यस और नो? डेटा क्लीन कर देना आप। ठीक है, तो मेथड इज यूजफुल व्हेन द डेटा कंटेन आउटलायर्स as its standard data around 0 and standard deviation 1। ठीक है, कोई भी आउटलायर है वो से ये सब झेल जाएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सब झेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इंपोर्ट numpy, sklearn प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर वही सेम टू सेम जैसे स्टैंडर्डाइजेशन में था, आप लेके आओ। और आपका डेटा ये रहा, स्टैंडर्ड स्केलर का इनिशियलाइजेशन करा, अपना डेटा उसमें डाला और आपके पास कन्वर्ट हो गया डेटा। तो 2 10 15 30 ये सब थे, और देखो छोटे नंबर छोटे हो गए, लेकिन इसकी रेंज कैसी है? -1 से लेके 1 तक। ठीक है, मैं कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ ओरिजिनल डेटा कैसा था और कन्वर्शन कैसे हो गई। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ओरिजिनल डेटा का ऊपर बना रखा है बार ग्राफ, और ये रहा कन्वर्शन का बाद में। तो मेरे को कोई देख के बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है? तो इसमें नेगेटिव पार्ट भी आता है ना, तो वो नीचे साइड भी दिख रहा है, उसमें करेक्ट सारा करेक्ट पॉजिटिव है, करेक्ट। 0 to 1। यहाँ पे वैल्यूज 0 के नीचे चली गई, ये देखो यहाँ गई, थोड़ी सी यहाँ भी गई है। ठीक है, कुछ वैल्यू 0 के नीचे चली गई यहाँ। ठीक है, ये तो ऊपर है, ये सारी वैल्यू तो ऊपर है, ये है नीचे, ये वैल्यू नीचे है। ठीक है, सर जो नीचे है उसको अबव, सॉरी, बिलो द मीन बोलते हैं, और जो ऊपर है उसको अबव द मीन। अबाउट द मीन, हाँ कुछ भी बोल लो वैसे आप। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन के ये तो तरीके हैं। यहाँ पढ़ लेते हैं कि नॉर्मलाइज करना क्यों जरूरी होता है। इक्वल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एंश्योर दैट ईच फीचर कंट्रीब्यूट इक्वली टू द एनालिसिस और मॉडल, प्रिवेंटिंग फीचर विद a larger रेंज फॉर डोमिनेटिंग। ठीक है, तो मतलब कभी कभी होता है ना कि जैसे मान लो हम मॉडल ऐसा बना रहे हैं कि भाई हाउस प्राइसिंग डेटा। ठीक है, हाउस प्राइसिंग डेटा की फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आप घर खरीदने जा रहे हो तो उस घर का एरिया कितना है, कितने विंडोज हैं, और कितने रूम हैं। ठीक है, रूम तो चलो कैसे होते हैं, 2 3 4 ऐसे ही हो सकता है, राइट? विंडोज भी ऐसी होंगी आपकी 10
11 12 ऐसा कुछ। पर एरिया ऐसे नहीं होता, एरिया बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 1000, 2000, राइट। अब इसमें क्या होता है ना कि जब आप मशीन लर्निंग करोगे तो ये देखो, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना जो डोमिनेट करने लग जाती है। ठीक है, तो ये डोमिनेट ना करे उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? नॉर्मलाइजेशन, सेम करेक्ट। स्केल में लेके आते हैं। हाँ करेक्ट। तो इसको भी हम लोग छोटी वैल्यूज में करेंगे, इसको भी छोटे में कर देंगे, इसको भी छोटे में कर देंगे, इसको भी छोटे कर देंगे, सब कुछ सब डेसिमल में आ जाएंगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग को थोड़ा इजी रहता है कैलकुलेशन करने में। Improved convergence in machine learning, especially in gradient based optimization algorithm, normalized data can lead to a faster conversion। बेसिकली ये बोल रहा है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, आप छोटी छोटी वैल्यूज दोगे अपने मशीन लर्निंग को, वो जल्दी काम भी बढ़िया तरीके से करेगा वो। ठीक है, एक्यूरेसी भी आपको अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस बेटर। Some algorithm like k-nearest neighbor and gradient descent based methods परफॉर्म बेटर विद इन नॉर्मलाइज डेटा। किसी किसी एल्गोरिथम में ये बहुत मैंडेटरी होता है कि भाई पहले अपना डेटा नॉर्मलाइज करके आओ आप, उसके भी उस करने से पहले मत लगाना मत एल्गोरिथम। कुछ कुछ में मैंडेटरी होता है, के नियरेस्ट नेबर जैसे। अभी हम लोग करेंगे ये, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि ये किस चीज का नाम है, ये लोग हम करेंगे अभी एल्गोरिथम सारी। अभी तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपको एल्गोरिथम कुछ समझ में ही नहीं आता जो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, कंपैरेबिलिटी allows for better comparability between different data sets or different features within the same data set। हाँ, वही बात है, मतलब कंपैरिजन करना भी आसान हो जाएगा, राइट। अगर आप सारी ही कॉलम्स को एक डेसिमल नंबर्स में कर दोगे तो कंपैरिजन आपका इजी हो जाएगा कि भाई कौन सी वैल्यू बड़ी है छोटी है, बहुत इजी हो जाता है सब काम। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन हो गई। ठीक है, तो मेरे को कोई एक प्लीज एक नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, नॉर्मलाइजेशन था। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है बहुत बड़ी। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मिन मैक्स वाला आप प्लीज करके देखो एक बारी वाला। ये रहा कोड, कोई भी मिन मैक्स वाला आप अप्लाई करके देखो एक डेटा पे। ये रहा कोड, भले ही कॉपी कर लो आप कोड मेरी शीट से, और प्लीज एक बार अपने रियल डेटा पे लगा के दिखाओ मेरे को ये वाला। हाँ दिखाओ। हम्म, कौन कर रहा है? शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन क्या हुआ? हेलो। सर हम एरे जुपिटर में प्रॉब्लम हो रहा है, हम ऑफ करके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, पूर्णिमा अमित आप भी ट्राई करो एक बार।
सर शेयर कर दें। ओके। इसके लिए मिन मैक्स सेल्स को आपने किया मिन मैक्स और कन्वर्ट हो गया। ठीक है। प्रिंट मत लिखो आप, सिर्फ एक्स एक्स स्केल लिखो, प्रिंट मत लिखो आप। ठीक है। जरा इसको हटाना एक बार आप, इसको फ्लैटन करना, डॉट फ्लैटन। जो लास्ट वाला हाँ, एक्स स्केल्ड डॉट फ्लैटन। जो लिखा हुआ है ना एक्स स्केल्ड, इसी भी लगा दो डॉट फ्लैटन बस। नया एक्स स्केल्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट। यस। ये देखो आपको पूरा हॉरिजॉन्टल डेटा दिख रहा है। ठीक है। ठीक है। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी, छोटी हो गई, करेक्ट। यस सर। ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन। चलो अब बात कर लेते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। ठीक है। हम्म द सेंट्रल लिमिट थ्योरम is a fundamental concept in statistics that describes the behavior of distribution of sample means. It states that given a sufficiently large sample size from a population with any shape distribution, finite mean and variance, the distribution of the sample means will approximate a normal distribution, bell curve, regardless of the population mean distribution. बेसिकली ये बोल रहा है कि जो आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। देखो, क्या होता है ना कि एक हमारी एक प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे हाँ, अम, देखो कभी भी दो ग्रुप में बीच में कंपैरिजन करना हो ना, तो हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, चलो मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम इसका बताता हूँ पहले इसमें क्या बोल रहा है। मान लो हमारे पास एक टास्क है कि आपको एक ऐसा करना है कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो एवरेज हाइट है वो बताना है आपको। ठीक है, पूरी पूरी वर्ल्ड की एवरेज हाइट आपको बताना है। ठीक है। आप क्या करोगे, पूरे वर्ल्ड में तो मेरे ख्याल से 8 बिलियन लोग हैं, 8 नहीं, 800 बिलियन बिलियन लोग हैं। तो सबका हाइट आप नापोगे क्या? नो सर, सैंपल साइज लेंगे, सैंपल लेंगे। सैंपल लेंगे, करेक्ट। आप क्या करोगे कि थोड़ा से इस देश में कर लिया, मान लो थोड़े इंडिया में थोड़े से सैंपल ले लिए, थोड़े से अफ्रीका में, थोड़े से अमेरिका में। ठीक है। तो आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा। और जो सबसे ज्यादा जो लोग होंगे वो किस चीज के होंगे? आप बोल सकते हो कि 5.5 फुट
7 इंच। मान लो ये एवरेज आ रहा है, ठीक है, ये सैंपल। सैंपल मतलब जिस छोटे छोटे जो डेटा आपने हर कंट्री से उठाया उसका एवरेज आ रहा है 5.7, ठीक है। और पर रियलिटी कुछ और हो सकती है। अगर 800 बिलियन की आप करते तो मे बी कुछ और ही आता। मान लो अगर सब लोगों के आप करते तो आप मान लो आता 5 फुट 8 इंच। इसको बोलेंगे पॉपुलेशन डेटा, ठीक है। इसको बोलेंगे सैंपल डेटा, इसको बोलेंगे पॉपुलेशन डेटा, ठीक है। तो दिक्कत ये आती है ना कि हम लोगों के पास कभी भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि यार हम लोग पूरे वर्ल्ड का हाइट नाप दें, ठीक है। तो सेंट्रल लिमिट क्या करती है ना कि आपकी ये जो थोड़ी सी डिफरेंस आई है, ये 5.8 और 5.7, इसको बस इक्वल करने में काम आता है, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या करती है कि इन दोनों वैल्यूज को कोशिश करती है कि हमारा इक्वल ही आए, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक ग्रुप है, ग्रुप 1, जो कि हमारा ग्रुप 2, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर आए, ठीक है। और कोई डिफरेंस होता है तो वो भी पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस बात को इस कंसेप्ट के ऊपर ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम बना हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो आप रिपीट करें एक बार, मैं करेक्ट करूंगा फिर। सर रिपीट करना है। हाँ। सर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉपुलेशन डेटा है जहाँ पे 1000 पर्सन के हाइट का वहाँ पे डेटा दिया हुआ है। हाँ। तो मैं फर्स्ट में क्या करूंगी ना, छोटा छोटा ग्रुप में उसको डिवाइड करूंगी, जो कि ग्रुप हम्म का साइज हमेशा 30 से ज्यादा होना चाहिए। हम्म हम्म और उसका जितना बार हम एवरेज निकालेंगे, मीन्स मीन निकालेंगे, उसका हम्म। जो शेप आएगा वो बेल शेप में ही आएगा। हाँ, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। नॉर्मली पर इसको डिस्ट्रीब्यूटेड। थोड़ा और इजी बताओ ताकि आप और जो अदर स्टूडेंट समझ पाए इस चीज को। और जैसे मैंने हाइट का इजी। एग्जांपल लिया, आप कोई और एग्जांपल लेके बता सकते हो। सर वेट का भी हो सकता है सेम, जैसे मैं मतलब एक और मार्क्स एग्जांपल का भी बताता हो हूँ। सकता है, वेट जैसे कि का भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक सचिन क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, एक सहवाग है, ठीक है। सहवाग है, एक सचिन है। अब सचिन ने मारे 67 रन और 88 रन, और सहवाग ने मारे, आप कह सकते हो कि 70 रन और 85। कौन बैटर है आप बताओ दोनों में से? आप बता सकते हो कौन बैटर है दोनों में? अगर आप पहले पहले मैच का रन देखोगे तो एक 70 है, एक 67, 3 रन का फर्क है। और अगर दूसरे मैच के रन देखोगे तो 85 और 88 है, इसमें भी 3 रन का फर्क है। तो आप कैसे बताओगे? पहले मैच में इनके 3 रन ज्यादा हैं, दूसरे मैच में इनके 3 रन ज्यादा हैं। आप बताओ कैसे पता करोगे कौन सा बेस्ट है? ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम होती है, ठीक है। दो ग्रुप हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटी है या सेम है या अलग है, ये चीज समझने के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम होती है हमारी, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी आप मशीन लर्निंग करोगे ना तो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं हो कि वो डेटा पूरे वर्ल्ड का डेटा हो या पूरे एक कंट्री का डेटा हो, राइट। आपके पास छोटा डेटा ही आएगा हमेशा, जिसको सैंपल डेटा बोलते हैं। अगर कोई सर्वे भी होगा ना, कहीं भी सर्वे होता है तो वो छोटे डेटा पे ही होता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने मान लो 100 लोगों ने थोड़ा मीठा खाया तो उसमें 30 लोगों को डायबिटीज हो गई, राइट। तो 100 लोगों का हमेशा 100 लोगों का सैंपल लिया जाएगा, या 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग। सर्वे हमेशा 300 400 लोगों में ही होता है। ऐसे नहीं कि पूरे इंडिया के लोगों में सर्वे हो रहा है, राइट, ऐसा नहीं होता। कुछ ही लोगों में सर्वे होता है, और उसमें जो
रीडिंग हमारी आती है वो हम मान लेते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली यस सर। ये उसी के लिए है सेंट्रल तो लिमिट इसका थ्योरम। बेस्ट एग्जांपल तो एग्जिट पोल होगा। एग्जिट पोल, हाँ एग्जिट पोल भी कह सकते हो कि एग्जिट पोल में जो आपका एक एग्जिट ओवरव्यू पोल। दिया जाता है। हाँ, जो ओवरव्यू, मान लो किसी ने बोल दिया कि भाई एक पार्टी है, बी पार्टी, वो जीतेगी, और रियलिटी में कुछ और ही जीत गई है, अब मान लो वही जीत गई। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो आप। पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कुछ लोग इसमें झूठ बोल देते हैं एग्जिट पोल में। तो वो झूठ वाला सिस्टम थोड़ा है इसमें, है तो वो ये एग्जांपल बेस्ट इतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा झूठ वाला फैक्टर आ गया। ठीक है, सैंपल और पॉपुलेशन वाला बेस्ट है, जिसमें हम लोगों को एक्चुअल आइडिया नहीं लगता है सैंपल से क्या है। ठीक है, चलो ठीक है। ये चीज़ रहती है, तो इसमें भी पूर्णिमा कुछ समझ में आ रहा है? अमित? यस सर। यस और नो? सचिन सहवाग वाला मैंने जो एड आपको एग्जांपल दिया उससे कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, दो ग्रुप के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम काम आता है। ठीक है, ओके सर। की पॉइंट ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सैंपल साइज, द थ्योरम अप्लाइज व्हेन द सैंपल साइज एन इज लार्ज। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। सेंट्रलाइज अ कॉमन रूल फॉर थंब इज, इसमें भी कहते हैं कि जैसे मैंने आपको सचिन और सहवाग का दो एग्जांपल है जिसमें उन्होंने दो मैच खेले थे। ठीक है, दो ही रन थे ना, एक के 70 थे, एक के 67 थे। ये हो गया पहला मैच। और एक में थे इसके 85, और एक इसमें थे इनके 88। ठीक है, ये दो मैच हो गए ना, एक मैच दो मैच। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द थ्योरम अप्लाइज व्हेन द सैंपल साइज एन इज लार्ज इनफ। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम आप तभी लगाओगे जब आपके पास ज्यादा सैंपल हो। जैसे इसमें सैंपल सिर्फ दो ही है, एक मैच दो मैच, दो ही। क्योंकि जितनी जितनी ज्यादा आपके पास सैंपल होंगे उतना ज्यादा आसान रहता है दो ग्रुप में डिफरेंस पता करने के लिए। राइट, चलो। although this can be vary depending on the original distribution, पर इसमें भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सैंपल साइज अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, 30 से कम है, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। 30 से ज़्यादा है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। ठीक है, सब चीज़ के लिए सॉल्यूशन है। इंडिपेंडेंस, द सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे अ, आप कभी भी बात करो तो दो अलग अलग कॉलम्स की बात करो, और इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे सचिन और सहवाग, यहाँ पे दो अलग अलग प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि सचिन और सहवाग दो भाई टाइप के हैं कि एक खेलेगा तभी दूसरा खेल पाएगा, मतलब समझ रहे हो, रिलेशन नहीं है इन दोनों में। एक 0 पे भी आउट हो सकता है और दूसरा सेंचुरी बना सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक कुछ भी रन मारे तो सचिन उससे 10 ज्यादा ही मारेगा, ऐसा कभी भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन कोई इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फाइनाइट मीन एंड वेरिएंस, the population from which the samples are drawn should have a finite mean and variance। तो जहां से आपका ये डेटा आ रहा है उसका एक पर्टिकुलर मीन होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी होना चाहिए, वेरिएंस। ठीक है, सर, हाँ। सर सैंपल साइज वाले में क्या था? सैंपल साइज ये वाला, सर फर्स्ट वाला। अच्छा सैंपल साइज, हाँ। जैसे सचिन का एग्जांपल दिया मैंने, उसमें कितने मैच खेले थे उन दोनों ने? क्रिकेट तो देखते होगे ना आप? सर। नहीं? हम्म। तो फिर किसका एग्जांपल दूं, कौन सा गेम खेलते हो या क्या खेलते हो, उसका एग्जांपल दूं मैं, बताओ।
जो मेरे को भी सर पता आप हो। इससे ही समझा दो मुझे, मतलब थोड़ा सा सैंपल साइज में थोड़ा सा समझ नहीं आया। सैंपल साइज ठीक है, मैं देता हूँ एग्जांपल, मैं देता हूँ। देखो, तुम्हारे मान लो तुम्हारे पास तुम्हारे दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, ए और बी। ठीक है, तुमको ये पता लगाना है कि ए और बी में से इंटेलिजेंट कौन है। ठीक है, मान लो ए के आए 100 में से एक बार 68 मार्क्स, और दूसरे के आए आप कह सकते हो 60। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब इसके आए 62, अब इसके आए हाँ ठीक है, अब बताओ इनमें से होशियार कौन सा है। सर मतलब डिफरेंस तो दोनों में 8 8 का है ना। हाँ तो बताओ ना, कौन कौन सा होशियार है इन दोनों में से। सर अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग करें तो फर्स्ट टेस्ट में तो ए है, सेकंड टेस्ट में बी नहीं है। नहीं, आप आपको ओवरऑल बताना है कि ए बेस्ट है या बी बेस्ट है। आप नहीं बता पाओगे, राइट। नो सर। हाँ तो ये वही वाली बात हो रही है। आप इसमें एन साइज इसमें लिखा है कि 30 से ज्यादा करो, मतलब ये है कि इनके और टेस्ट लो। ठीक है, ओके सर। जैसे जैसे इनके टेस्ट बढ़ते जाएंगे, 5 6 7 8 9 10, उसमें आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी, राइट। 10 टेस्ट में पता ही चल जाएगी भाई कौन दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, करेक्ट। वही बात है इसमें, एन वही बोल रहा था इसमें कि 30 से ज्यादा हो तो ज्यादा क्लैरिटी होती, यही बोल रहा है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। हाँ, तो यही चीज है। जितना जितना ज्यादा सैंपल साइज कम रहेगा ना, जैसे कि आप कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं पाए कौन सा इसमें से होशियार है, तो हमारा मैथमेटिक्स में भी ऐसी कंफ्यूजन होती है। जब भी आपके पास सैंपल कम रहेगा तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत फॉगीनेस रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि भाई कौन सा बेस्ट है। पर अगर सैंपल साइज आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आपको क्लैरिटी बहुत इजीली मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। और जो जिस डेटा पे आप काम कर रहे हो उसका एक पर्टिकुलर मीन होना चाहिए, वेरिएंस होना चाहिए, मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि वो डेटा भी नॉर्मलाइज्ड कन्वर्टेड होना चाहिए, नॉर्मलाइज स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आउटलायर बैठा हुआ है डेटा में और आप लगाए जा रहे हो अपना ये सेंटर लिमिट। नहीं, सेंटर लिमिट से पहले आप ये सब आप डेटा पूरा ठीक करो। ठीक है, सेंटर लिमिट थ्योरम कंपैरिजन करने से पहले आप सब कुछ ठीक करो उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। implications, normality, the distribution of the sample means will be approximately normal even if the population distribution is not. Just 1 minute. Mean of the sample distribute the mean of the sample distribution will be equal to the population mean. Standard error, the standard deviation of the sample means known as the standard deviation will be rho by under root of n, where n is the proportion of standard deviation and n is the sample size. बेसिकली ये बोल रहा है कि इम्प्लीकेशन क्या है कि ये चीजें आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ उससे पहले आपका डेटा नॉर्मल होना ही चाहिए। मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द मीन ऑफ द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन में। इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि जब भी आप ये लगाओ ये वाला, तो आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, किसी को पता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का मतलब होता क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सम मीन मीडियन मोड बीच में रहेगा। हाँ, पूर्णिमा, अमित, पता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक बहुत बड़ा टर्म है स्टैटिक्स में। जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो दे रखा है,
इसका क्या मतलब है इसका? देखो मैं बताता हूँ। नॉर्मल, देखो नॉर्मल मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब नेचुरल। ठीक है। नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हाइट की, इंडिया में हाइट की, अगर आप इंडिया में हाइट की अगर ग्राफ बनाओगे ना, तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही मिलेगा जैसे ही बना हुआ है, ऐसा। 5.5 फुट 7 इंच मान लो। तो इसका मतलब क्या हुआ पूर्णिमा? इस सर हिस्टोग्राम से आप क्या एवरेज, समझ रहे हो? सर मतलब 5.7 एवरेज है। हाँ करेक्ट, मीन। एवरेज तो है। हाँ करेक्ट एवरेज है, पर यहाँ पे अगर आप देखो, ये इतना पीक क्यों है यहाँ पे? इतना ज्यादा पीक हाइट क्यों है यहाँ पे ग्राफ का? सर क्योंकि ये मीन है। हाँ मीन है, उसका मीन का मतलब क्या है? मतलब सर मतलब इतनी नॉर्मल हाइट होती है। नंबर ऑफ पीपल। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो तो ये मैक्सिमम लोग वहीं पे फॉल किए। हाँ करेक्ट करेक्ट। बेसिकली ये जो अगर ये ग्राफ यहाँ छोटा है ना, इसका मतलब ये थोड़े कुछ ही लोग हैं। और यहाँ पे जो ग्राफ बढ़ेगा तो मतलब ये कुछ ज्यादा लोग हैं। अगर आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, यहाँ, अगर यहाँ एक चीज देखोगे, बहुत ज्यादा हाइट है इधर, राइट? इधर हाइट बहुत ज्यादा है इधर। अब और ग्राफ भी बहुत पीक पे है, इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। मतलब ये है कि 5.7 हाइट के बहुत सारे लोग हैं, ये होता है इसका मतलब। हाँ बोलो अमित। ठीक है पूर्णिमा। सर मतलब वो मैक्स हो जाएगा क्या? नहीं, मिनिमम मैक्सिमम से मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोगों की हाइट जो है 5.7, ये जो डंडी दिख रही है ना आपको 5.7 वाली, इसके इर्द गिर्द है। इसलिए यहाँ पे हाइट ज्यादा है। ओके ज्यादातर सर। लोगों की ये हाइट है। जैसे मान लो एक और ग्राफ बनाता हूँ, जैसे ऐसा, ये मान लो 5.7 इधर है और ये है 5.9। अब ज्यादा 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 लोग किस हाइट के हैं? 5.9। हाँ। अब ज्यादा लोगों की हाइट यहाँ माउंटेन सा बना हुआ है ना, पीक, जहाँ इकट्ठे हो रखे हैं ना, यहाँ जहाँ पे पूरा माउंटेन पहाड़ टाइप का बन रखा है, आप समझ लो यहाँ लोग ज्यादा हैं। ठीक है। सर। तो 5.5 5.9 की 5.9 हाइट वाले लोग ज्यादा हैं, इसका मतलब है। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी नेचर में, आप किसी भी चीज का अगर ग्राफ बनाओगे तो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनता है उसका। ठीक है। आप किसी का भी ले लो। आप जैसे गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स की अगर हेयर की लेंथ ली जाए, ठीक है, तो 2 फुट 2 फीट के राउंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के होते हैं, राइट? 2 फीट के राउंड। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो 2 फीट का ही बनेगा ऐसे, 2 फीट वाला। ठीक है। कुछ ही लोग इससे कम होंगे, कुछ लोग इसके इससे ज्यादा होंगे, पर मोस्ट ऑफ लोग के 2 फुट के आसपास होंगे, राइट? बालों का ले लिया, हाइट का ले लिया, और किसी चीज का भी ले सकते हो आप। और वेट का, अगर वेट का भी आप बनाओगे तो बहुत, जैसे बॉयज का वेट, तो बॉयज का वेट ऑलमोस्ट 70 kg लोग इसके अराउंड रहेंगे, 70 kg। करेक्ट। तो बेसिकली बोलने का मतलब कि नेचर में जो होता है ना, कि किसी चीज पे ग्राफ बनाओगे तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव बनता है। ठीक है। कभी कभी ऐसे बनता है ग्राफ, ये जो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, कभी कभी ऐसा बन जाता है आधा टेढ़ा। ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनेगा। ठीक है।
ठीक है। तो देखो, अभी मैं दो ग्रुप की बात कर रहा था कि भाई दो ग्रुप जो होते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम उसके लिए होता है दो ग्रुप। ठीक है, जैसे मैंने ए और बी स्टूडेंट लिए थे। तो बहुत सारी चीजें अब इसमें ठीक है आती हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर आप ग्राफ थोड़ा बहुत रिट्रीटेड है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नीला वाला, अगर लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है तो उसको हम पॉजिटिव स्क्यूड बोलते हैं। सॉरी, राइट साइड अगर मुड़ा हुआ है तो उसको नेगेटिव स्क्यूड बोलते हैं। और अगर ऐसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल है तो क्या बोलेंगे? हाँ, नॉर्मल तो क्या बोलेंगे? हेलो। हाँ, मीन मीडियन मोड बीच में ही है। हाँ नहीं, उसको क्या बोलेंगे? नो स्क्यूनेस। हाँ। इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस और नो स्क्यूनेस। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस आप पढ़ लेना, पॉजिटिव जो लेफ्ट साइड मुड़ा होता है उसमें कैसा होता है, उसके मेन मीडियन मोड कहाँ कहाँ होते हैं आप देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, बस स्क्यूनेस पढ़ लो कि कितने तरीके के स्क्यूनेस होते हैं। दो तरीके के, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस। किसी ने टी टेस्ट, जेड टेस्ट ये सब पढ़ के आए हैं किसी ने? नो सर, ये पार्ट नहीं किया है। अच्छा, ओके। सिर्फ सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़े थे। यस सर, वो वहां तक किया था। ओके। अब मैं तो कुछ बोलना था क्या आपको? आप हैंड रेज कर रहे थे। सर लाइट कट गया था, वाईफाई ऑफ हो गया इसलिए गलती से हो रहा था। ओके ओके। तो देखो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ही पार्ट है। ठीक है, जो दो ग्रुप की मैं बात कर रहा था, उन दोनों में कंपैरिजन कैसे करें, उसके लिए आपका है एक टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट। ठीक है, ये सब टेस्ट हैं। तो धीरे धीरे समझते हैं। A T test is a statistical test used to determine if there is a significant difference between a mean of two groups. It is commonly used in hypothesis testing to compare the means of small samples, especially when the sample size is less than 30. तो टी टेस्ट कब इस्तेमाल करते हैं, किसी को कुछ पता चल रहा है इस डेफिनेशन से? यस सर, जब सैंपल साइज 30 से कम होता। करेक्ट। जब सैंपल साइज 30 से कम हो तो आप आंख बंद करके टी टेस्ट कर देना। ठीक है। टी टेस्ट है क्या वैसे? दो ग्रुप के मीन्स का बीच के मीन्स का हाँ डिफरेंस। हाँ, करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, डिफरेंस नहीं, दो ग्रुप में कंपैरिजन कह सकते हो। मीन्स अगर निकालना हो तो मीन्स तो मैं ही निकाल देता, उसमें मुझे टी टेस्ट ये करने की जरूरत थी। सचिन और सहवाग के मेरे को दोनों के रन दे दो, नंबर ऑफ मैचेस दे दो, मीन्स तो मैं निकाल दूंगा, दोनों में मैं कंपेयर कर दूंगा। ये सचिन के स्कोर, मान लो ये सचिन का स्कोर, ये सहवाग का स्कोर। मान लो इसका 55 आ गया एवरेज और इसका गया एवरेज 56, तो मैं बोल दूंगा सचिन बेस्ट है। समझ रहे हो? यस। अब कोई, तो ये मीन्स तो मीन्स के हिसाब से नहीं करना। ये स्टैटिस्टिक जो होती है टी टेस्ट, वो अलग ही अपना कंपैरिजन करता है ये। ठीक है। तो बेसिकली हमें बता देगा कौन सा बेस्ट है। ठीक है।
तो इसमें होता है हमारा वन सैंपल टेस्ट, टी टेस्ट, टेस्ट वेदर द मीन ऑफ अ सिंगल सैंपल इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द नोन hypothesis population mean. Independent two sample t test compares the means of two independent groups to see if they are significantly different from each other. इसमें जो बात हो रही है वन सैंपल टेस्ट, वो ये कह रहा है कि विद इन सिंगल कॉलम की बात कर रहा है। अगर एक ही कॉलम में अगर आपको लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारा डेटा है, एज है मान लो किसी की, ठीक है, और 27, मान लो मैंने इसमें से इतना सैंपल निकाल लिया, एक, तो मेरा एक ग्रुप ये हो गया और एक हो गया मेरा पूरा डेटा, ये ग्रुप बी हो गया, ठीक है। कितने ग्रुप हो गए? सिर्फ एक ही कॉलम में है, दो ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप बन गए? दो। हाँ, जो अंदर वाला जो ग्रुप बना मैंने उसको बोलूंगा सैंपल, और जो टोटल वाला बना उसको बोलूंगा पॉपुलेशन। देखो उसी की बात कर रहा है, वेदर द मीन ऑफ अ सिंगल सैंपल, एक सैंपल इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन पूरा, ठीक है। इन दोनों ग्रुप में कंपैरिजन करना है तो वन सैंपल टेस्ट करोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर दो कॉलम है, इंडिपेंडेंट टू सैंपल टेस्ट कंपेयर द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, दो कॉलम है आपके पास, तो आप यूज करोगे ये वाला, to see if they have a significant different from each other. Paired sample test compares the mean of two related groups to determine if there is a significant difference between them. इसमें इसमें भी दो ग्रुप थे, इसमें भी दो ग्रुप हैं, और फर्क क्या है इन दोनों में बताओ? इसमें ये कह रहा है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब इन दोनों में रिलेशन नहीं होना चाहिए, और इसमें बोल रहा है कि रिलेटेड होना चाहिए। समझ रहे हो डिफरेंस? अगर दो कॉलम के बीच में रिलेशन नहीं है तो कौन सा यूज करोगे, इंडिपेंडेंट वाला या पेयर्ड वाला? इंडिपेंडेंट वाला। हाँ, अगर दोनों में रिलेशन है तो पेड़ वाला। करेक्ट। मैं आपको इसके आगे मैं बढ़ूंगा, ठीक है, इसके आगे मैं बढ़ूंगा, पर मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग एक टॉपिक है पी वैल्यू, इसको एक बार पढ़ के आना आप क्लास में। बस एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, पी वैल्यू पढ़ के आना, क्योंकि पी वैल्यू पढ़ोगे तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा ये सब हो जाएगा, ठीक है। पी वैल्यू आपका होमवर्क है, प्लीज इसको करके आना। और ये जो ये आपको दिख रहा है ये वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये पी वैल्यू का ही है, ठीक है। तो आप प्लीज एक बार पी वैल्यू पढ़ के आना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फाइन। और एक होमवर्क ये है कि जो भी हमने आज किया नॉर्मलाइजेशन में, ये आप अप्लाई करके देखना, मिनिमैक्स जेड स्कोर दोनों वाला, और सेंटर लिमिट को एक बार रिवाइज कर लेना, और पी वैल्यू प्लीज पढ़ के आना। यस और नो? ओके सर। हाँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में टी टेस्ट, जेड टेस्ट और नोवा टेस्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में मशीन लर्निंग चालू कर दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स हमारी खत्म हो जाएगी तब, ठीक है। होमवर्क सारे याद है ना, पी वैल्यूज और बाकी सारे रिवाइज करके आना, ठीक है। चलो, ओके सर, थैंक यू और सर। वेलकम, हैव अ गुड डे, बाय बाय, मीट यू द नेक्स्ट क्लास। सर। अच्छे से पढ़ के आना पी वैल्यू।